नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कल अपनी क्लास नहीं ले पाया कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, लेकिन अब आपको रोज क्लासेस मिल जाया करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है, मैं आज की क्लास से कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं आपको आज के वीडियो में एक क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछूंगा जो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को देखते दौरान आप ढंग से देखिएगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम क्या नई चीजें सीख रहे हैं। और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और स्पेशली वह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में हमको यह जानना है कि नवपाषाण काल का प्रारंभ कब हुआ। नवपाषाण काल का प्रारंभ भारतीय परिप्रेक्ष्य में 7000 बीसी में हुआ। कब हुआ? 7000 बीसी में हुआ। और आपसे यह क्वेश्चन DSSSB PGT 2019 में पूछा गया है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में नवपाषाण काल का शुरुआत कब हुआ। तो आंसर था 7000 ईसा पूर्व। और यह उत्तर क्यों बना? क्योंकि भारत में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ का जो टाइम पीरियड है वह 7000 ईसा पूर्व है। इसलिए इसका समय जो निर्धारित किया गया वह क्या था? 7000 ईसा पूर्व रखा गया। दूसरी बात हमसे पूछी गई कि मेहरगढ़ स्थित कहां है। क्या कहां पूछा गया है कि मेहरगढ़ स्थित कहां है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो हमको इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे हमको बढ़ना है। तो मेहरगढ़ जो स्थल है वह नवपाषाण काल की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है, क्योंकि इसी जगह से नवपाषाण काल के क्रम को हमने जाना है, या इसी से हमने नवपाषाण काल के समय को लिया है। तो हम हेडिंग डालेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ लिखिएगा। विश्व स्तरीय स्तर पर नवपाषाण का काल 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह समय 7000 ईसा पूर्व या बीसी माना जाता है, क्योंकि भारत में मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल 7000 ईसा पूर्व का है। लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हमको जानना है कि मेहरगढ़ से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो मेहरगढ़ से सबसे पहले
तो क्या पूछा गया है कि क्या प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ का से हमें गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और एक क्वेश्चन और बन चुका है कि मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज क्या था, तो वह था जौ। तो यहां से क्या मिला है, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। और उसमें भी अगर बात की जाए तो गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों के बारे में हमें जानकारी मिली है। और तीसरी चीज, यहां से रुई या कपास के भी उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो लिख लीजिएगा, मेहरगढ़ से गेहूं की 3 किस्में तथा जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई है। ठीक है, मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। और तीसरी बात आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां से पालतू भैंस के साक्ष्य मिले हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा, मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, रुक जाइए। मेहरगढ़ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या नेक्स्ट, यहां से हमें मेहरगढ़ से हमें स्थायी निवास के साक्ष्य क्या है, स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। और स्थायी निवास के साक्ष्य के साथ साथ यहां पर कच्ची ईंटों से बने हुए मकान भी मिले हैं। क्या मिले हैं, कच्ची ईंटों से बने मकान भी मिले हैं, जिसे ऐसा माना जाता है कि यहां पर प्राक हड़प्पा या हड़प्पा की प्रारंभिक अवस्था रही होगी। इसलिए यहां पर क्या पाया गया है, कच्ची ईंटों के घर भी पाए गए हैं। और यहीं से मानव के साथ बकरी को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जैसा कि जीआईसी में आपसे पूछा गया है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर में आपसे पूछा गया है कि बकरी के साथ मानव के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो वो कहां मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, मेहरगढ़ से अस्थाई निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहीं से
ईंटों के मकान भी मिले। ठीक है, ये चीजें हो गई जिसके बारे में हमको जानना था। जैसे कि आप एक चीज और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जहां पर मकान होगा वहां पे लोग रुकेंगे तो जरूर, और रुकेंगे क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मानव के लिए कृषि ही एक जरिया था जब हम रुकने के लिए बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी तक जो मानव था, अभी तक मध्य पाषाण काल तक जो मानव था, उसने क्या किया है, केवल घूमकर ही चीजों को खाना पीना और अपने को इसी तरीके से घूमते हुए देखा था। जबकि यहाँ पे क्या होगा, मानव क्या करेगा, जो उपयोग किया था उसे ही क्या करता है, इधर उधर छीट देता था या फिर छूट जाता था, तो जिससे क्या होता था कि वो चीजें पुनः उग जाती थी। तो मानव ने ऐसा देखा होगा कि इससे कुछ हो रहा है, तो उसने वहां पर रुकने का प्लान किया होगा, जिसके तहत उसने देखा होगा कि इससे क्या हुई, फसल निकली। और ध्यान देने वाली बात है, कोई भी फसल एक दिन में तो तैयार नहीं होती है, उसके लिए समय लगता है। और उसी समय के दौरान अगर वो उसकी देख रेख कर रहा है तो वह रुकेगा भी। इसी तरीके से मानव ने प्रारंभ तौर पर स्थायी निवास के कार्य किए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हम इसमें पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। इसके बारे में, कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, और इसी नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में दूसरा नाम हम लिखेंगे कश्मीर का। कश्मीर, देखिएगा कश्मीर जो स्थल है यह नवपाषाण काल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब तक नवपाषाण काल के बारे में पूछे जाने वाले जो सर्वाधिक क्वेश्चन हैं वह कश्मीर से ही पूछे गए हैं। और कश्मीर के दो प्रमुख स्थल हैं, और उस दो प्रमुख स्थलों के नाम है, एक का नाम है गुफकराल और दूसरे का नाम है बुर्जहूम। पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट ही क्यों है, क्योंकि यहां पर एक अलग प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। मानो यहां भी रहता था और यहां पर भी वह घर बनाएगा और सब कुछ करेगा, लेकिन यहां पर विशिष्ट चीज, जैसे मेहरगढ़ में बकरी के साथ मानव के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, उसी तरीके से नवपाषाण काल में बुर्जहोम से मानव के साथ, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मानव ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया था, कुत्ते को बनाया था, और कुत्ते से ही अत्यधिक लगाव होने के कारण ऐसा माना जाता है कि जब उसका मालिक मर गया होगा तो उसके साथ उसे भी दफना दिया गया था। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट था। और गुफकराल और बुर्जहोम से, गुफकराल एवं बुर्जहोम से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास का मतलब यह है कि गड्ढा बनाकर लोग रहते थे। गड्ढा बनाने का मतलब यह था कि मानव क्या करता था, ये मान लीजिए पूरी जमीन है, मतलब पूरी जमीन है, और इस जमीन के अंतर्गत क्या करते हैं, मानव एक गड्ढा खोदते थे। क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे, और इसी गड्ढे के ऊपर क्या करते थे, घास या फिर उसके जैसे कोई चीज रखकर इसे ढक लेते थे, और यही यहां पर क्या करते थे, वह निवास करते थे। और इसके साक्ष्य, मतलब गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं, गुफकराल और बुर्जहोम से मिले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और स्पेशली पहले तो पूछा गया था कि कहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, तो बुर्जहोम को माना गया था। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब पूछा गया है तो गुफकराल और बुर्जहोम को भी इसका आंसर माना गया है। ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। और कश्मीर से ही क्या मिला है, आयताकार हार्वेस्टर, आयताकार हार्वेस्टर।
हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का संबंध हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई हसिया, क्या है, हसिया। और वह हसिया क्या, जैसे कि हम लोग फसल काटने के लिए हसिया का प्रयोग करते हैं ना, कि इसे हसिया से काटा जाता है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि आयताकार हार्वेस्टर के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो पहले तो आंसर बनाया है कश्मीर को, और कश्मीर में स्पेशल बनाया है। देखा जाएगा तो गुप्तकाराल से भी आयताकार हार्वेस्टर मिलेंगे और बुर्ज होम से भी हार्वेस्टर के साक्ष्य मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे सबसे पहले बुर्ज होम को। किसको, बुर्ज होम को हिंट डालेंगे। हिंट डालिएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम। बुर्ज होम की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो लिखिएगा बुर्ज होम की खोज, होम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। जबकि इसका उत्खनन 1960 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ये हो गया इसकी मेन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इसी का मतलब बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ भुर्ज का वृक्ष। क्या है, भुर्ज का वृक्ष। नेक्स्ट, इसे में लिखेगा बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहां से छिद्र युक्त आयताकार हार्वेस्टर प्राप्त हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हार्वेस्टर का मतलब हसिया से है। अगर नहीं समझ में आए तो इसमें जहां पर हमने क्या लिखा है, हार्वेस्टर लिखा है, वहीं पर हसिये का सिंबल आप बना लीजिएगा, जिससे क्या हो, गलती ना हो कि हार्वेस्टर का साक्ष्य कहां से मिला है, बुर्ज होम से मिला है। और स्पेशली ये दोनों जगहों से मिला है। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, छिद्र युक्त अगर हार्वेस्टर पूछेगा तो वो कहां से होगा, बुर्ज होम से होगा। और नॉर्मली हार्वेस्टर की बात करेगा तो वो कहां से होगा, गुप्तकाराल से होगा। ठीक है, ये हो गया बुर्ज होम। और इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे गुप्तकाराल।
किसके लिए डालेंगे? गुप्त कराल। देखिए गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। क्या होता है? कुम्हार की गुफा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या कि इसका मतलब क्या होता है गुप्त कराल का? कुम्हार की गुफा। और यहां पर एक चीज और नई चीज मिलेगी, सिलबट्टे के साक्ष्य। क्या है? सिलबट्टे के साक्ष्य कहां से मिले हैं? गुप्त कराल से मिले हैं। और यहीं से हड्डी की सुई मिली है। क्या मिली है? हड्डी की सुई मिली है। इससे यहां अनुमान लगाया जाता है कि यहां का जो मानव था, यहां के जो लोग थे, वो क्या करते थे? कपड़ों को सीते भी रहे होंगे। तो लिखिएगा गुप्त कराल, गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा होता है। कुम्हार की गुफा होता है। यहां से हमें गर्तावास के साक्ष्य, गर्तावास के साक्ष्य, नेक्स्ट हार्वेस्टर के साक्ष्य, हार्वेस्टर के साक्ष्य, नेक्स्ट हड्डी से बनी, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य, हड्डी से बनी सुई के साक्ष्य, नेक्स्ट सिल बट्टे का साक्ष्य। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, सिलबट्टे का प्रयोग आज हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलेगा। और आधुनिक जमाने में जो हम आज जीवन जी रहे हैं, आज हर घर में मसाला पीसने के लिए या किसी चीज को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिक्सी या ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो सिलबट्टे अगर आपको देखने हैं, तो अगर आप घर पे जाइए या फिर गांव में जाइएगा, तो आप देखिएगा कि अभी भी महिलाएं घर में मसाले को या फिर कुछ चीज पीसने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? सिलबट्टे का प्रयोग करती हैं। ये हो गया हमारा कश्मीर का 2 नौपाषाणिक स्तर। ध्यान देने वाली बात है, नोट करके एक चीज को लिख लीजिएगा कि पूछा गया है कि बुर्जहोम और गुप्त कराल किस घाटी में स्थित है। क्या पूछा गया है? बुर्जहोम एवं गुप्त कराल किस घाटी में स्थित है? तो वह स्वात घाटी में स्थित है। नोट करके लिखिएगा गुप्त कराल, नोट करके लिखिएगा कश्मीर के स्थल गुप्त कराल एवं बुर्जहोम स्वात घाटी में स्थित है। एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं। इसी तरीके का दूसरा साक्ष्य सिंधु सभ्यता में रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ में भी क्या पाया गया है? मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसे भी आप नोट करके लिख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का
कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य, दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये हो गए कश्मीर के दो इंपॉर्टेंट स्थल। अब अब इसके आगे किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बारे में। कहां के बारे में? बिहार के बारे में बात करेंगे। और बिहार में एक स्थल है, बिहार का स्थल है चिरान। क्या है? बिहार का स्थल है चिरान, जहां से क्या है? जहां से मृगसिंह, क्या है? मृगसिंह के उपकरण मिले हैं, या मृगसिंह द्वारा निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां से मृगसिंह से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर था चिरान। और ऐसा ही साक्ष्य प्रतापगढ़ के मादहा से प्राप्त हुआ था, जहां से क्या पाया गया है? अस्थि निर्मित उपकरण, और स्पेशली वहां पर मृगसिंह से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेगा बिहार डालिएगा, और बिहार में लिखेगा चिरान। बिहार चिरान, इसमें लिखिएगा चिरान नामक स्थान से मृगसिंह के उपकरण पाए गए हैं, ठीक है। और ऐसा ही और एक साक्ष्य कहां से मिला है? मादहा से मिला है, जो कैसा है? मध्य पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेलन नदी घाटी। क्या है? बेलन नदी घाटी एक ऐसा स्थल है जहां से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के साक्ष्य पाए गए हैं। और इसमें भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नवपाषाण काल में पढ़ेंगे बेलन नदी घाटी के बारे में पढ़ेंगे। और बेलन नदी घाटी में क्या है? बेलन नदी घाटी में हम किसको पढ़ेंगे? कोलडीहवा को। किसको पढ़ेंगे? कोलडीहवा को पढ़ेंगे। और कोलडीहवा एक ऐसा स्थल है, नवपाषाणिक स्थल, जहां से वन्य धान, क्या है? वन्य धान एवं कृषि जन्य धान के साक्ष्य पाए गए हैं। मतलब यहां पर जंगली चावल या धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और मानव द्वारा उगाए गए चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हेड डालिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और हेड डालिएगा उत्तर प्रदेश में लिखिएगा बेलन नदी घाटी में स्थित, बेलन नदी घाटी में स्थित कोलडीहवा से हमें वन्य धान एवं कृषि जन्य धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा
यहाँ से क्या मिला है, बेलन नदी घाटी से कोल्डिहवा जो है वहां से वन्य धान एवं कृषि जन्य धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश प्रीसियस में एक क्वेश्चन को लेकर हमारे यहाँ विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। और यह विवाद कैसा है कि चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा जो चावल का साक्ष्य हमें मिला है, कहां से मिला है, लहुरा देव से मिला है। कहां से, लहुरा देव से मिला है, जो कहां पर स्थित है, संत कबीर जिले में स्थित है। वो भी कहां का स्थल है, उत्तर प्रदेश का ही स्थल है। और यह जो स्थल है, कोल्डिहवा का जो समय है, यह माना जाता है कि यहां से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो 6000 बीसी के हैं। कब के हैं, 6000 ईसा पूर्व के हैं। जबकि जो संत कबीर नगर स्थित लहुरा देव है, वहां से जो चावल का साक्ष्य मिला है उसका जो टाइम पीरियड है वह 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर ये बात होगी तो जैसे कि हमारे यहाँ कृषि को लेकर सबसे पहले क्या माना गया है, नवपाषाण काल के बारे में मेहरगढ़, और मेहरगढ़ का समय क्या है, 7000 ईसा पूर्व है। क्या है, 7000 ईसा पूर्व है। और अगर देखा जाएगा लहुरा देव, जो क्या होगा, लहुरा देव होगा। और लहुरा देव का समय पीरियड क्या है, उसका समय है 9000 से 8000 ईसा पूर्व। तो माना जाए तो ये प्राचीनतम हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड टिक करेंगे कि जैसा क्वेश्चन होगा हम उसी के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तर में पहले क्या होगा, मेहरगढ़ होगा तो हम मेहरगढ़ को मारेंगे, और लहुरा देव होगा तो लहुरा देव को मारेंगे, या फिर कोल्डिहवा ही होगा तो हम कोल्डिहवा को ही महत्व देंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका समय 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण काल के स्थल। और इस नवपाषाण स्थलों के साथ साथ ही हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि मैंने जैसे बताया था कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, बेलन नदी घाटी से मिले हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में, और वो भी किसने, प्राचीन इतिहास के पेपर में आपसे पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है। उसका आंसर है बेलन घाटी को। क्या कहा जाता है, बेलन घाटी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें मिले हैं, क्या है, जो भी चीजें मिली हैं उनका अलग अलग निर्धारण किया जा सका है। इसलिए बेलन घाटी से जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें क्या कहा गया है, टेक्स्ट बुक की संज्ञा दी गई है। और कहां पूछा गया है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा।
प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक बेलन नदी घाटी को कहा जाता है, नदी घाटी को कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे यहाँ जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है और इसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नवपाषाण काल के बारे में और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि वहां पे क्या क्या चीजें हमें और इंपॉर्टेंट मिला और उसके बारे में, या नवपाषाण काल का जनक किसे कहा जाता है, हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 में दी थी। कब दी थी? 1865 में दी थी। और किसमें दी थी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दिया था, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दिया था। इसलिए जॉन लुबाक को नवपाषाण काल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हेडिंग बना के लिखिएगा, नवपाषाण काल के विशिष्ट तथ्य, ठीक है, विशिष्ट तथ्य। और इसमें पहले नंबर 1 पे लिखेगा 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम नवपाषाण काल की संज्ञा जॉन लुबाक ने दिया था। इसी कारण नवपाषाण काल का जनक जॉन लुबाक को माना जाता है, ठीक है। और इनके बुक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। ये हो गया कि नवपाषाण काल के बारे में सब किसने दिया? जॉन लुबाक ने दिया। और किसमें दिया? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के पूछा गया है कि नवपाषाण काल में उपकरणों में क्या विशिष्टता आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल में जो उपकरण पाए गए, क्या है, जो उपकरण पाए गए वह कैसे होते थे? बड़े होते थे और उनका आकार एक भिन्न तरीके का था। क्या है? भिन्न तरीके का था, जिसमें पेबुल, चापर और चापिंग थे। और मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? वही उपकरण छोटे हो गए। और नवपाषाण काल में क्या होगा? इन पाषाण उपकरणों में क्या आ जाएगी?
पॉलिश का प्रयोग किया जाएगा। किसका? पॉलिश या फिर और कुशलता का प्रयोग किया जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल में क्या हुआ है, पाषाण उपकरणों में पॉलिश का प्रयोग किया गया है। तो हेडिंग लिखिएगा नवपाषाण काल के उपकरण, नवपाषाण काल के उपकरण, नवपाषाण काल के उपकरण। उपकरण उपकरण पूर्ववत बने रहे, परंतु इस काल में उपकरणों में पॉलिश मतलब घिसाई, पॉलिश का साज दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमको हेडिंग डाली है पाषाण काल की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। क्या है? प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं। देखिएगा, किसी संस्कृति का उद्भव तभी हो सकता है जब क्या हो, वातावरण उसके अनुकूल हो। क्या हो? वातावरण उसके अनुकूल हो। जैसे कि आपको पता है अब क्या चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है। इस समय आधुनिक समय किसका समय चल रहा है? कोविड जैसी महामारी का समय चल रहा है। और इस महामारी के दौरान जो व्यक्ति अपने आप को बचा पाएगा वही व्यक्ति जीवित रहेगा। उसी तरीके से नवपाषाण काल में क्या होता है, अत्यधिक, क्या होता है, अत्यधिक। जैसे कि पहले क्या होता था, उससे पहले के समय में अधिक या तो शीत पड़ जाती थी, ठंड पड़ जाती थी या गर्मी पड़ जाती थी, जिसके कारण क्या था, मानव का विकास अधिक नहीं हो पा रहा था। लेकिन नवपाषाण काल के आते आते मतलब कि जलवायु में स्थिरता आई, जिससे मानव ने अपना क्या किया, विकास किया। ये सबसे बड़ी बात थी। और इसी समय मानव ने क्या किया, बर्तनों को बनाना प्रारंभ किया। क्या किया? बर्तनों को बनाना प्रारंभ किया। और बर्तनों को प्रारंभ करने के साथ ही उसने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। और जैसे कि मैंने बताया था, आग की जानकारी हमें पूरा पाषाण काल में ही हो जाती है, जबकि इसका प्रयोग हम कहां शुरू करते हैं, नवपाषाण काल में करते हैं। जैसे कि जिससे हमने क्या हुआ कि या पाषाण काल के मानव ने जो मांस थी उसे क्या करके पकाकर खाना शुरू कर दिया। और यह क्वेश्चन क्या पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है कि पहिए का आविष्कार कब किया गया। तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में किया गया। तो लिखिएगा नवपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषता, नवपाषाण काल की संस्कृति की मुख्य विशेषता। ठीक है, नंबर 1 पे लिखिएगा, जलवायु का अनुकूल होना। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे, मानव ने इसी समय चाक पर बर्तनों को
बर्तनों को बनाया, बर्तनों को बनाया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, नवपाषाण काल में ही, नवपाषाण काल में ही मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया। ठीक है। नेक्स्ट चौथा, नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। ठीक है। देखिएगा, पाषाण काल से जितनी भी चीजें बन सकती थी, मैंने आपसे उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। इसके लिए आपको एक लेक्चर मैं और लूंगा जो किस पर केंद्रित होगा, विविध या फिर मिसलेनियस पर आधारित होगा। जो चीजें मैं बताना चाह तो रहा था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो किस पर होगा, मिसलेनियस पर आधारित होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, ये कहां पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में। ठीक है, झारखंड पीसीएस में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। और इसी में आज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे क्या पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, एक ही क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन लिखिएगा, ए 1000 BC, बी 1500 BC, सी 2000 BC और डी 2500 BC। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैंने अपने आप से ये कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी वीडियो देखेंगे उसका इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आपको क्या करना है, इस उत्तर को कहां लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैं जैसा कि उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रोत्साहन या आप जो लाइक और कमेंट और शेयर करेंगे, इससे क्या मिलेगा, मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं क्या करूंगा, और भी अच्छे से आपको चीजों को देने के बारे में कार्य कर पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। आप कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और आप जो भी देंगे उसका स्वागत होगा। लेकिन अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर कल वाली क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू गाइस।